एंगल ऑफ इंटरसेक्शन स्टार्ट करते हैं। न्यू हेडिंग डालिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। And it can be represented by AOI, angle of intersection. In case of angle of intersection, first we find its curve by equating its tangent. Then we get if two curves are intersect each other in this form, then two persons are fight how to this curve have most angle greater or less. There are no difference angle between that curve C1 and C2 is measured by the simple phenomena. Then two person are very strongly fight, but there are no conclusion what is the angle between them. If size of curve enhance, if x variable enhance, then angle of curve enhance, angle of curve grow. So there are no definite angle of curve. So we developed a opinion by the contemplation of our mind of tangent. Then we get a fixed solution to find its angle, and AOI by equating its tangent, then we get AOI for angle of intersection. First we draw two tangent on the curve, then we get angle between two tangent, both tangent, AOI. That can be AOI described. So okay, let's start. तो देखो सारी कहानी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दो कर्व है, पहले यहाँ पे एंगल कम है, फिर एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब थोड़ी स्थिति ऐसी आएगी कि एंगल बढ़ जाएगा, समझ गए, एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब एंगल फिक्स नहीं हो पा रहा है, यहाँ एंगल कुछ हो रहा है, यहाँ और कुछ आएगा, फिर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों मनुष्य ना फालतू में लड़ रहे हैं, तो मैं पहुंचूंगा वहां पे और इनकी सुलह कराऊंगा और उनको बोलूंगा टेंजेंट खींच दो और एंगल निकाल दो, हमेशा सेम आएगा, नहीं बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये कोई कर्व है, ऐसे ये कोई कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट बना दी और इस पे टेंजेंट बना दी और मैंने बोला ये एंगल ले लो, ये हमेशा फिक्स आएगा, कहीं से ही मेजर कर लेना। और इसको इसका नामकरण उनसे करवा दिया, मैं बोला बोलो इसको थीटा बोलो, थीटा बोलो इसको, तो उन्होंने बोला ठीक है साहब थीटा बोल देंगे, ठीक है। और उन दोनों मनुष्यों की लड़ाई खत्म करवा दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर्व C1 है और ये C2 है, तो इन दोनों की स्लोप है, जैसे इस टेंजेंट की स्लोप m1 हो गई और इसकी क्या हो गई m2 हो गई। ये स्लोप होने के बाद में इनके एंगल के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में जैसे अपन इधर जाएंगे, इस केस में जाएंगे, इधर थीटा है तो इधर पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पाई माइनस थीटा हो सकता है। ये दो केस बनते हैं यहाँ पे, या तो थीटा होगा या क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। लेकिन जब एक्यूट एंगल हो, जब कैसा एंगल हो, एक्यूट हो, छोटा सा एंगल हो, तो इसके ऊपर मोड लगा दिया जाता है और बोल देता है कि हमेशा पॉजिटिव आना तुम, और ऐसे बोल दिया जाता है कि हमेशा तुमको कैसा आना है, पॉजिटिव आना है। मोड लगा के इसको बोल दिया गया पॉजिटिव आना है आपको, तो मैंने इसके ऊपर मोड लगा दिया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो गया, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों जहां पे ये मिलते हैं वहां पे जो एंगल बनता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि जो ये एंगल बना है, अगर एक्यूट डिमांड करा जा रहा है, डिमांड कैसा हो, एक्यूट एंगल का इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा वाला एंगल डिमांड करा जा रहा है, तो आप tan थीटा इक्वल टू मोड लगा के इसको, मोड लगा के सजाओ, इसको मोड लगा के सजाओ। छोटा बच्चा है ना, उसको तो पॉजिटिव चाहिएगा, ठीक है, पॉजिटिव अच्छा लगेगा उसको। फिर ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट इसके ऊपर आप यही डाल लीजिए कि ये एंगल है ना, AOI कैन बी थीटा और माइनस थीटा हो सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट आप इस पे लगाएंगे कि वैसे tan थीटा, यही AOI का फॉर्मूला बेसिकली यही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप
जो है ये फॉर्मूला लगा के बहुत बड़ी कैलकुलेशन में फंस रहे हो, तो आप फोर्थ पॉइंट लिखिए। अगर आप सीधे से इसको नहीं लगा पा रहे हो तो आप है ना m1 m2 इक्वल टू -1 यूज करोगे। ठीक है, आपको लगाने में दिक्कत आ रही है तो यूज करोगे इन डिफिकल्ट क्वेश्चन। इन डिफिकल्ट क्वेश्चन में यूज कर लेना आप इसको। डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर ये यूज करो आप एंगल निकालने के लिए। इससे अगर निकालोगे तो थीटा कितना आ जाएगा 90, मतलब वो परपेंडिकुलरिटी का केस है। ये किसका केस है? m1 m2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलरिटी का, मतलब वो दोनों है ना, वो दोनों कर्व कितने 90 के ऊपर इंक्लाइंड है, उनकी टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट कर्व का एंगल होती है बेसिकली। फिर अब कई बार क्या हो जाता है कि ये भी काम करना बंद कर दिया। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2 ने साथ छोड़ दिया, m1 m2 इक्वल टू -1 ने साथ छोड़ दिया, तो अपन किसका साथ लेंगे? हिट एंड ट्रायल। फिर अपने दिमाग में अपना दिमाग काम करना बंद कर देगा। अपन जो अच्छा लगेगा वो पुट करेंगे और अच्छा जो लगेगा वो पुट करना है। हिट एंड ट्रायल रूल होता है। हिट एंड ट्रायल कब यूज करेंगे? जब ये दोनों कंडीशन फेल हो जाएगी। कौन सी? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2 और m1 m2 इक्वल टू -1, तो हिट एंड ट्रायल लेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब हर कुछ पुट करना जो आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद में बोथ आर फेल, देन यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब पुट 0 1 सुंदर नंबर पुट करो। 0 1 π/2 ऐसे जो आपको सुंदर लगे ना, सुंदरतम नंबर हो वो पुट करो और फिर ना आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई। अब आप इसके अंदर एक खास बात और ध्यान में रखना है, जो आपके e⁻x वाले खासकर फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर in case of exponential function use hit and trial method for removing complexity of questions, for removing complexity of the question। ठीक है, ये सारी चर्चाएं मैंने कर दी है। इन चर्चाओं को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। मजेदार नोट कर लीजिए सारी बातों को। 7 पॉइंट डालिए आप। 7th पॉइंट लिखता हूं। 7th पॉइंट क्या है अपने पास? 7th पॉइंट बहुत ही शानदार है, सुंदर है। इफ कर्व C1 and C2 आर परपेंडिकुलर, देन we can say these are orthogonal। मतलब क्या है कि ऐसे कोई कर्व है, अगर इन पे टेंजेंट बनाने के बाद में ये 90 आता है, टेंजेंट बनाने के बाद में ये दोनों 90 अगर आपके आते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल है। और अगर C1 and C2 have same angle, then we say these are isogonal curve। ठीक है, ओके। मतलब ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इन दोनों के एंगल अगर सेम है, टेंजेंट बनाने के बाद में है, ये मैं एक बार थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर एंगल सेम है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो इन दोनों कर्व को क्या बोलेंगे? ये कर्व है, दूसरा कर्व ऐसे, दोनों कर्व एक ऐसे, आइसोगोनल है। ऑर्थोगोनल में दोनों 90 होने चाहिए और आइसोगोनल में दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। थीटा मैंने लिख दिया, इसका मतलब वो कैसे हैं? आइसोगोनल। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे साथ। परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 पे। अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो, ये इसकी कंप्लीट हो गई है वैसे बेसिकली। फिर अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन के अंदर जो
अपन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लेते हैं। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके सामने। इफ C1 इक्वल टू C1 है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड C2 XY इक्वल टू k, बोथ कर्व आर intersects at a right angle पे अगर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने का मतलब ऑर्थोगोनल हो गया। ऑर्थोगोनल हो गया क्या? अभी मैंने आपको बताया ऑर्थोगोनल हो गया, इसका मतलब ऑर्थोगोनल हो गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यहां पे क्या होगी कि अगर ये राइट एंगल पे काटते हैं तो tan थीटा इक्वल टू होता है अपना क्या, m2 माइनस m1/1 प्लस tan थीटा जो अपना होता है वो होता है m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। अगर ये राइट एंगल पे काटेंगे तो ये 90 बनेगा और 90 बनते ये इन्फिनिटी बनेगा और इन्फिनिटी को 1/0 लिखूंगा और ये इधर 0 की चपेट में आके मर जाएगा और ये इधर जाके क्या बचेगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 और m1 m2 का वैल्यू अपने को कितना मिल जाएगा -1। तो m1 m2 इक्वल टू -1 ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है 90 डिग्री पे अगर दोनों कर्व काटते हैं एक दूसरे को। अब वैसे टेंजेंट काट के मैंने आपको ये बात बता दिया है, अब हर बार मैं आपको ये बता नहीं पाऊंगा, इसलिए आप खुद समझे इस बात को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर अपन m1 का मतलब पहले की स्लोप का मतलब dy/dx होता है, तो dy/dx निकालते हैं। इसका dy/dx के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। dy/dx इक्वल टू 2x, dy/dx इक्वल टू कितना हो गया 2x, और यहाँ पे x है, y का कर दिया dy/dx और y को छोड़ दिया है, x का 1 हो गया और k का क्या हो गया 0। यहाँ से x dy/dx इक्वल टू -y हो गया है और ये x पहुंच गया नीचे, तो ये अपने पास -y/x हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं ये सही है या नहीं, इस बात को अपन देख लेते हैं। ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो गया, y स्क्वायर का 2y और y का क्या हो गया dy/dx। ये पहुंचा नीचे, ये गया इसके नीचे पानी में भर गया, ये लो जी, ठीक है। एक आप साइड में एक कहानी और बना लीजिए छोटी सी। इन इस टाइप के क्वेश्चनों को, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपने को करना क्या है, यहां पे आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखना होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना होता है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब AOI फाइंड कर लीजिए अगर पॉसिबल हो। दूसरी स्टेप में आप dy/dx से m1 m2 फाइंड कर लीजिए, मतलब तीसरे स्टेप में यूज फॉर्मूला। बस इतना ही कहानी है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, ये आपको मैंने इनिशियली कहानी बता दी है। तो अभी मैंने पॉइंट नहीं किया है, मैं इसको dy/dx बोल दूंगा वेरिएबल पॉइंट के टर्मिनोलॉजी में, फिर देखो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को इवेल्युएट करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ये m1 बोल दिया एक बार इनिशियली, इसको m2 बोल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया 1/2y इंटू -y/x, ये मर गया, -1/2x हो गया। अब राइट एंगल है, इसका मतलब इसका वैल्यू -1 होगा। x चाहिए, अभी x आया नहीं है, x नहीं आया, ये आप बात नोट कर लीजिए, मैं x आपको बता देता हूँ। x लेके आता हूँ मैं, x कैसे निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, POI। इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी निकालना होता है, कोई दो कर्व कट करते हैं तो इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाता है, एक से वैल्यू दूसरे में पुट कर दिया जाता है। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा y³ इक्वल टू k, ये 3 इधर से उड़ के इस पे आएगा ना, तो ये सीधा नहीं आएगा, ये 1/3 के फॉर्मेट में आएगा और y का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा k की पावर 1/3 और ऊपर 2 लगा हुआ तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, अंदर k का पावर 2/3 हो गया, ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ये मर गया माइनस से माइनस, तो 1/2 k का पावर 2/3 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब क्या होगा कि ये चला जाएगा कहाँ, इधर चला जाएगा, तो क्या होगा 1/2 इक्वल टू k का पावर 2/3,
पावर हटाने के लिए यहाँ 3/2 कर दिया, इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2, ये पावर मर गया, ये भी मर गया। k का वैल्यू अपने पास कितना आया, अब 3/2 का मतलब क्या होता है, एक 1 की तो पावर कुछ भी वो बनी होता है, 2 की पावर एक तो साप्ती और एक हाफ, इसका मतलब क्या हो गया 2 का पावर 1 और 2 का हाफ का मतलब √2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर अपने पास आया है k का वैल्यू इतना अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब एक बात और है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यूज हो रहा है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 पावर स्क्वायर, इसका मतलब इसको आप प्लस माइनस के फॉर्मेट में यूज करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट आपको करवाते हैं शानदार, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है और कॉम्पिटिशन के लिए भी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस बार अपने को वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, AOI फाइंड करना है। तो इसके ऊपर अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर अपन क्वेश्चन लिखने वाले हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर अपने पास क्वेश्चन है कि y = अपने पास है sin x mod प्लस cos x mod, और ये बाहर जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, और सेकंड अपने पास है y = x² + 1, और अपने को फाइंड करना है यहाँ पे इन दोनों कर्व के लिए फाइंड करना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। देखो इस कर्व के बारे में बता रहा हूँ, sin x + cos x, अगर इन दोनों ने मोड लिया ना तो इसका इन दोनों का मिला के मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्यों, उसका कारण है, अगर कभी साइन 0 बना तो कोस कितना बन जाएगा, कोस 1 देगा, और कभी कोस 0 बना तो साइन कौन देगा, 1 देगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 1 है। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, 45 पे दोनों मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के मिलके कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी 45 पे। समझ गए क्या, 1/√2 + 1/√2, 2/√2 कट के √2 हो जाएगी। इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगी। ठीक है, आप करके देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम कितनी आएगी, मैक्सिमम कोई भी एंगल रख के। अगर मैंने इन दोनों को ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना दिया, इनको मैंने क्या पहना दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर पहना दिया तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये वाली जो चीज थी वो 1 से लेकर √2 के बीच में लाई कर रही थी। 1 का मतलब 1 होता है और √2 का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.4 होता है। अगर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 ही आएगा, और 1.4 को भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालोगे तो 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है उससे पहले वाला 7वां नंबर। ये लो जी, 1 हो गया। इसका मतलब दोनों अगर सेम हो गए तो एग्जैक्टली इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 से लेस भी 1 से, इसका मतलब एग्जैक्टली इस चीज का वैल्यू, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एग्जैक्टली उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वो ही हो जाता है जो दोनों सेम, अगर ये लिमिट सेम हो जाती है तो वो वैल्यू उसका आंसर हो जाता है, एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। इनइक्वलिटी नहीं रह के वो एक सेम वैल्यू देती है। ये 1 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनने के बाद में। इसका मतलब अगर ये y था तो इसका मतलब y = कितना मिल गया, 1, y = 1 बन गया। देखो ये श्रिंक होके छोटा सा ये बन गया। ये अपने को कितना, देखो कितना परेशान कर रहा था, अब ये छोटा सा बन गया है। और दूसरा क्या है, y = x² + 1, एक तरफ पावर 1 एक तरफ पावर 2, एक तरफ गरीब एक तरफ अमीर, तो कौन होता है वो कटोरा, और कटोरे का मुंह किधर, गरीब y की तरफ कटोरे का मुंह हो गया है। लेकिन x को 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। ये वो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 1, तो ये y = 1 लाइन। एक कर्व ये है y = x² + 1 और एक y = 1 है। इसका मतलब ये दोनों कर्व हो गए हैं। दूसरी बात ये देखनी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाई तो ये खुद ही बन गई, और ये खुद टेंजेंट है। इसका मतलब ये टेंजेंट भी खुद है और कर्व भी ये खुद है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में टेंजेंट, ये y = 1 और इस टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बना, कुछ नहीं बना। थीटा कितना हो गया, 0। तो थीटा कितना आ गया, एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री अपना एंगल आ गया है। ठीक है, नोट करिए, शानदार मजेदार हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं इसके बाद में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर और भी बात है, शानदार बात है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या हो रहा है वो बात मैं आपको भी बताने वाला हूं। इस बार अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 3, जो है AOI निकालना है अपने को, ये फाइंड करना है AOI एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, और बिटवीन द कर्व कौन कौन से हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, और दूसरा अपने पास है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इन दोनों के बीच में निकालना है। तो 3 पॉइंटों पे काम करूंगा। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समरी है ये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा M1 और M2 को लेके आऊंगा, जहां भी कहीं छुप के बैठे निकाल के ले आऊंगा। और थर्ड है यूज फॉर्मूला यूज करूंगा। तो सबसे पहला काम करता हूं डिफरेंशिएशन। पहले चाहो तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां पे रख दो, तो 2x स्क्वायर, ये APOI फाइंड कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये कहाँ काटेंगे, ये वाई स्क्वायर की जगह 16x रखा तो 16x 4 इधर आ गया, -4 2 का डिवाइड कर दिया, इक्वेशन हल्की हो गई। इक्वेशन हल्की हो गई साहब, फिर देखो क्या हुआ, अब फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने पे -2 आना चाहिए, फैक्टर करने पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो इसका मतलब सीधे फैक्टर नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को किसकी याद आएगी, बाबा जी की याद आएगी। बाबा जी कौन, श्रीधर आचार्य जी। श्रीधर आचार्य बाबा आएंगे, और श्रीधर आचार्य बाबा आएंगे तो अपने साथ फार्मूला लेके आएंगे। फार्मूला ये लेके आएंगे, रूट -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac। और ये लोग बाबा जी को बोलेंगे कि बाबा जी ये लो फार्मूला हमें दे दो। बाबा जी ने फार्मूला दे दिया, फार्मूले में वैल्यू पटकी तो क्या हुआ, -8 प्लस -√64 -4 इंटू 1, और ये -2 ये हो गया 2, और डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 8 हो गया। 8 हो गया कितना हो गया 72 अपॉन 2 x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इसको क्या लिख दूंगा, इसको 9 इंटू 4 इंटू 2 लिख दूंगा। तो ये आज़ादी लेगा तो आज़ादी देनी पड़ेगी। 3 इसका 3, ये 2, और ये रूट में 2 पड़ा रहा। 2 का डिवाइड मारा तो x का वैल्यू आया -4 प्लस माइनस ये 3√2। 2 का डिवाइड हो गए तो अपने पास यहाँ पे 2 वैल्यू आ गए हैं, x इक्वल टू एक तो -4 -3√3, और एक x का वैल्यू आ गया है -4 प्लस 3√2। ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गए, नोट करो, आगे बताता हूँ। ये लगाने के बाद में देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये अपना आंसर बहुत ट्रिपिकल आ रहा है, बाबा की कहानी काम नहीं आई तो अपन बाबा को भेजेंगे और सीधा ही सॉल्व कर देंगे। ट्रिपिकल होता है तो मैंने बोला M1 M2 इक्वल टू -1 यूज करिए। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है तो M1 M2 इक्वल टू क्या करोगे, सीधा ही -1 यूज करोगे। डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये पॉइंट एलिमिनेट हो गया। M1 निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 2y और y dy/dx 16x का 16 हो गया, 2 इससे कट गया, और dy/dx इक्वल टू अपने पास आ गया 8/y। M1 नामकरण कर दिया इसका 8/y, और यहां से किया तो कितना हो गया 4x, इसका कितना हो गया 2y, और dy/dx 4 मर गया 0 हो गया। यहाँ से 2y dy/dx इक्वल टू ये 4x इधर गया -4x मरा 2, और यहाँ से dy/dx अपने पास आ गया -2x/y। और ये वाली दोनों वैल्यू मैं कौन से फॉर्मूले की याद आ गई, M1 M2 इक्वल टू -1। कंडीशन किसकी होती है, परपेंडिकुलर की, ऑर्थोगोनल, एक ही बात है। परपेंडिकुलर बोल दो, ऑर्थोगोनल बोल दो, या थीटा 90 डिग्री की बोल दो, लंबवत की बोल दो। वैल्यू डाली 8/y इंटू -2x/y इक्वल टू -1, ये मरा तो कितना हो गया 16x, ये y स्क्वायर गया इधर। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि ये जो है, ये एक बार समझ लेते हैं, 16x/y स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पे y स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 है, 16x,
इसका मतलब ये आ गया 1 = 1 आ गया। इसका मतलब इसने ये कंडीशन ले ली, इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा ली, अपने में सेटिस्फाई करवा ली, तो इसका दास बन गया। इसका दास बनने का मतलब ये बोलेगा थीटा = 90, सही बात है। अब ये बोल इसने ये रखने के बाद में कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब इसका दास बन गया। इसका दास बनने का मतलब ये जो बोलना चाहता था वो बात माननी पड़ेगी, थीटा 90 हो गया, ये बात सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, बना लो इसको कॉपी में। नेक्स्ट करते हैं।